हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, उसके क्या कारण हैं और उसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली तब होता है जब आपके इंटेस्टाइन्स, जहाँ पे स्टूल का फॉर्मेशन होता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं या स्लगिश हो जाते हैं, जिसके कारण जो आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की, वो प्रॉपर नहीं होती, जिसके कारण जो स्टूल का मूवमेंट है प्रॉपरली पास नहीं होता फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन्स इनटू द रेक्टम, और पेशेंट को दिक्कत आती है स्टूल पास करने में। तो इस केस में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के कई रीज़न्स हैं, जिसमें से हमें जानना पड़ता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उसको अर्जिंग प्रेजेंट है या अर्जिंग एब्सेंट है, यानी कि प्रेशर स्टूल का बनता है या नहीं बनता। इसके अलावा करेक्टर स्टूल का कैसा है, यानी कि स्टूल में कलर, स्मेल, उसकी क्वांटिटी और उसमें कोई और प्रॉब्लम, जैसे कि ब्लड कईयों में आ जाता है या कोई कलर चेंजेस आ जाते हैं या कम्प्लीटली स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, तो उन केसेस में भी हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को मेडिसिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर पेशेंट को अर्जिंग प्रेजेंट होती है तो उसको, अगर अर्जिंग प्रेजेंट है तो थोड़ी बहुत उसको स्टूल पास होता है, बट कम्प्लीटली प्रॉपरली पेट साफ़ नहीं होता। ऐसे केसेस के अंदर मेडिसिन जैसे कि एलोस, नक्स वोमिका, लैक्टोसेस, सीपिया, सैनिकुला, मर्कसॉल और भी कई मेडिसिन हैं जो कि इन मेडिसिन से पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। अब अगर अर्जिंग बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पेशेंट को बिल्कुल प्रेशर बनता ही नहीं है, उन केसेस के अंदर पेशेंट को ओपियम, हाइड्रेस्टिस, नक्स वोमिका और इवन एलुमिनिया और ब्राइनिया जैसी मेडिसिन्स से ट्रीट किया जा सकता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स होते हैं पेशेंट में, राइट फ्रॉम चाइल्ड बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक, जहाँ पे पेशेंट को डिफरेंट एजेस में कई कारण से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर न्यूबॉर्न बेबी में देखें, अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी में कॉन्स्टिपेशन राइट फ्रॉम बर्थ डेवलप हो गया है, तो उस केस के अंदर पेशेंट की मदर की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था। अगर प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को, तो इस केस के अंदर पेशेंट को स्पेशली अगर फ्राइट रहा हो या डर बैठ गया हो स्टूल पास करने में, ऐसे केसेस के अंदर अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट हो, तो मेडिसिन्स लाइक प्लम्बामेट, ओपियम और मैग्नीशियम म्यूट कैन बी रियली हेल्पफुल। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल या फिर अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ है उसमें बॉटल फीडिंग के करके पेशेंट को मदर का मिल्क नहीं मिला और पेशेंट को बॉटल फीड किया गया है और उसके बाद डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिपेशन की, तो उन दोज केसेस ऑल्सो देयर आर मेडिसिन्स दैट कैन वर्क टू इम्प्रूव दिस कंडीशन। ना इन एडल्ट केसेस में क्या होता है कि कई बारी पेशेंट को कुछ एब्डोमिनल सर्जरीज़ के बाद अगर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, या फिर अगर कोई पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस रहा उसके बाद कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ, या कुछ केसेस में अगर पेशेंट अपने घर से ज़्यादा दूर काम करता है या उसका फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग का काम है या आउट ऑफ दिस होम वर्क करता है, और ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द फूड एंड वाटर अगर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, तो इन दोज केसेस देयर आर सम मेडिसिन सच एज प्लैटिना, लाइकोपोडियम, नक्स, ओपियम दैट कैन बी रियली हेल्पफुल अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। इवन इन सम एडल्ट केसेस में ड्यू टू सम सीवियर इलनेस लाइक टाइफॉइड हो गया, पेशेंट को कोई इरिटेबल बोवल सिंड्रोम का प्रॉब्लम आ गया या सीलिक डिजीज़ हो गया, या फिर किसी ज़्यादा बाहर खाने से या ज़्यादा फैटी या ग्रीसी फूड लेने के बाद, या उसका लाइफस्टाइल ऐसा है जो सीडेंट्री वर्क करता है पेशेंट, बट खाना उसका नॉट हेल्दी नहीं है या ज़्यादा फैटी या स्पाइसी फूड लेता है, तो उन दोज केसेस ऑल्सो मेडिसिन्स कैन बी रियली हेल्पफुल टू इम्प्रूव एंड कंट्रोल दिस कंडीशन। ऑल्सो कई बार क्या देखा जाता है कि कुछ एडल्ट्स में पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेडिसिन्स लेने के कारण कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, यानी कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन इनिशियली था और वो उसके बाद
ऐसी मेडिसिन्स ले रहा था जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और इवन होम्योपैथिक मेडिसिन्स, जो उसने काफ़ी लॉन्ग समय तक ली, पर उसको वो कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होने की जगह और ज़्यादा वर्स हो गया। तो इस केस के अंदर भी कई मेडिसिन्स उस कंडीशन को रेक्टिफाई कर सकती हैं। अब कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ केसेस के अंदर करेक्टर ऑफ द स्टूल कैसा है पेशेंट का, या पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। जैसे कि अगर पेशेंट को कोई लिवर डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ के अंदर लिवर के स्लगिश होने के कारण भी कई पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, और इस केस के अंदर हमें पेशेंट का लिवर को करेक्ट करना पड़ता है, ना कि कॉन्स्टिपेशन को, बिकॉज दैट इज़ द कॉजेटिव फैक्टर। इसी तरह से कुछ किडनी डिजीज़ के अंदर या कुछ एब्डोमिनल कंडीशंस के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, तो उन केसेस में वी हैव टू ट्रीट दैट पैथोलॉजी एंड नॉट द कॉन्स्टिपेशन इट्सेल्फ। अब आते हैं, हम बात करते हैं उसके करेक्टर ऑफ द स्टूल के बारे में। अब कई बारी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, बट हमें उसको कारण नहीं मालूम होता कि क्यों कॉन्स्टिपेशन हुआ या कब डेवलप हुआ उसको। तो उन दोज केसेस में वी ट्राई टू फाइंड आउट कि पेशेंट का जो स्टूल का करेक्टर है वो किस टाइप का है, जिसके कारण हम उसकी करेक्टर ऑफ स्टूल के साथ और उसके बाकी सिम्टम्स के साथ मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। So these were some of the normal things that in adult constipation के कारण देखे जाते हैं। अब हम चलते हैं ओल्ड एज की तरफ। ओल्ड एज के अंदर कई बारी as the patient gets older, the intestine gets more sluggish। पेशेंट का वाटर इनटेक कम हो जाता है ओल्ड एज में, या कई बारी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के कारण इतने वीक हो जाते हैं इंटेस्टाइन कि उसमें कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता ही नहीं। तो in these cases also there are medicines that can help to treat this condition. Also कई बारी पेशेंट को ओल्ड एज में रेक्टल प्रोलैप्स, या इन विमेन में स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी, या फिर इन केसेस ऑफ ओल्ड एज और मीनोपॉजल विमेन में कई बारी प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस का, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। इन केसेस के अंदर भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं जो कैन ट्रीट दीज कंडीशंस एंड इम्प्रूव द कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा कई केसेस में पेशेंट को ओल्ड एज में एनल फिस्टुला या एनल फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके अंदर उसको काफ़ी सीवियर पेन के साथ ब्लीडिंग होने लग जाती है स्टूल पास करते हुए, और कई बारी इतना पेन होता है कि पेशेंट को इवन पासिंग द स्टूल बिकम्स अ वेरी हार्ड टास्क फॉर द पेशेंट। इन केसेस के अंदर कुछ मेडिसिन्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड, एस्कुलस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द पेशेंट सिम्टम्स आर, कैन बी गिवन एंड द कंडीशन बी ट्रीटेड। अभी कई बार ये भी देखा जाता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो है, उसके साथ उसको कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कई बारी बैक एक, रूमेटिक प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल वर्म्स के करके, और इचिंग ऑफ द एनल रीजन, और कई और कारण हैं जिनके कारण की कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स वी कैन गिव द मेडिसिन्स टू ट्रीट दोज कंडीशंस। सो नाउ वी मूव ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सो हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि मोस्टली जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसी रहता है कि दे स्टार्ट टेकिंग द ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन द मोमेंट दे हैव दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड। सो वो हर तरह के चूरन, गोलियाँ, मेडिसिन सब कुछ लेना स्टार्ट कर देते हैं इकट्ठे। Now your body is not made to just include everything that you take and improve your condition, but you have to see कि कौन सी मेडिसिन लेने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट लगा, and see how your body react to those medicines. So don't self prescribe yourself for constipation and just start taking anything by yourself. अगर कोई मेडिसिन लेने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट लगता है तो आप उसको कुछ समय के लिए लीजिए, उसको देखें कि आपकी बॉडी को कितना उससे फ़ायदा हुआ। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है देन यू कैन कंटिन्यू इट फॉर सम टाइम एंड देन लीव इट फॉर अ फ्यू मंथ्स टू सी इफ़ विदाउट द मेडिसिन यू आर गेटिंग बेटर और नॉट। नेक्स्ट तो दूसरा प्रॉब्लम है कि कई बारी डिहाइड्रेशन के करके जो स्टूल का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं बन पाता। So in those cases also it is important that you take intake of proper fluids in your diet.
सो वाटर का इंटेक आपका एटलीस्ट 8 से 12 ग्लास रोज़ के पानी के होने चाहिए। इवन इफ़ यू टेक ड्यूरिंग द समर मंथ्स, स्पेशली अगर समर मंथ्स में ज़्यादा इंटेक होना चाहिए, यू कैन इंक्लूड इवन more watery fruits such as watermelon, kharbuja or other types that can actually improve the water content on the body and help soften the stool. Also, it is important to increase the fiber intake in your diet. अब कुछ केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि फाइबर इंटेक में आप अपना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पॉरेज, दलिया, ओट्स और कई ऐसी जो हाई फाइबर डाइट्स हैं वो अपनी अगर फूड में इनकलकेट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस और उसको 2 to 3 सर्विंग्स लेते हैं एवरी डे, तो कुछ ही महीनों में आपकी कॉन्स्टिपेशन खुद ब खुद रेक्टिफाई हो जाती है। हाउएवर कुछ कंडीशंस में, जैसे कि जिनको इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है या सीलिक डिजीज़ है या फिर कोई एब्डोमिनल कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर हाई फाइबर इनटेक के कारण पेशेंट को दिक्कत बढ़ जाता है, जैसे कि फ्लैचुलेंस ज़्यादा हो जाता है या डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील होता है पेशेंट को, तो इन केसेस में यू शुड कंसल्ट विद योर फिजिशियन और अ डाइटिशियन एंड limit or take that food that is in a proper amount and quantity and at a proper interval, so that it does not aggravate your other problem but at the same time improve your constipation. So this was a little bit of management of constipation in a natural way. Also, there are some other foods that you can include in your diet, such as prunes को अगर आप मिल्क में भिगो के रात के टाइम और मॉर्निंग में वो आप पीते हैं तो कई केसेस में दैट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन. Also, in some cases, some juices such as cranberry juice, berries juice, strawberries or other high fiber fruits can also improve the condition in a very healthy and natural way. Also, it is important that you take or maintain a healthy lifestyle which is active. That means you do regular exercise of about at least half an hour to 1 hour every day. So if you do that, that will also help in removing the sluggishness of the intestines. तो आपके जो इंटेस्टाइन्स इतने स्लगिश हो गए थे ड्यू टू कईयों की सीडेंट्री लाइफस्टाइल या सिटिंग वर्क के करके ज़्यादा एब्डोमिनल मूवमेंट नहीं हो पाता, तो अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन में रोज़ का ग्रेजुअली 1 आवर टू हाफ एन आवर और 2 आवर्स की एक्सरसाइज इनकलकेट करते हैं और डू सम योगा पोजेस दैट कैन बी हेल्पफुल इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन. So this was some of the natural treatments or ways to improve constipation. I hope you liked this video, and in case you enjoyed watching it and got some information about how to treat this condition, please like and share, and you all have a nice day.